बच्चों सैलरी ऑनर्स और जनरल दोनों स्टूडेंट के लिए हमारी ये स्पीच काम कर जाएगी और मैं 5 सवाल सॉल्व करके वीडियो बना भी दूंगा और दिखा भी दूंगा। बच्चों सैलरी और हर एक सब्जेक्ट के ऊपर मतलब मैं हर एक चैप्टर के ऊपर एक अच्छे खासे डिस्कशन देकर वीडियो बनाऊंगा और उसके ऊपर सवाल भी सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि जो बच्चे का छूटा है वो कवर कर सके। सबसे पहली बात है बेसिक सैलरी चैप्टर जब आप बनाओगे उसको 3 पार्ट कर देना, बेसिक, अलावेंस और परक्यूजिट। पहला पॉइंट बेटा, बेसिक सैलरी नॉर्मली दिया रहे ले लो, लेकिन अगर कभी दिया रहे बेसिक सैलरी का स्केल पे तो 2 देगा बेटा। एक साल का दे सकता है और एक दे सकता है मोर देन लास्ट 3 प्रीवियस ईयर 4 प्रीवियस ईयर। जब 1 साल का देगा बेटा तो आसान है क्योंकि हमको अप्रैल तक जाना है। मान लो 1 साल का है, सैलरी जुलाई में बढ़ रहा तो पुराना सैलरी जो मिलेगा अप्रैल मई जून 3 महीना तक पुराना मिलेगा और 9 महीना जो सैलरी मिलेगा वो नया मिलेगा। नया मतलब बेटा पुराना वाला अगर 25,000 है और 1,000 बढ़ रहा तो नया वाला सैलरी होगा 26,000 × 9। ये सवाल मैं कराया था, इस पर वीडियो दिखा दूंगा। पॉइंट नंबर 2, स्केल पे। ऑनर्स वाले में स्केल पे बहुत ज़्यादा आता है। स्केल पे जब भी आएगा तो पहली बात है अपना प्रीवियस ईयर देखो। अगर आपका प्रीवियस ईयर जुलाई है तो मार्च जुलाई तक जाना। अगर आपका प्रीवियस ईयर 21 है तो आप सैलरी का कैलकुलेशन करते करते मार्च 21 तक ही जाना। इसके बाद हम लोग आते हैं नेट सैलरी के ऊपर। और नेट सैलरी बेटा अभी तक टीचर लोग एग्जामिनेशन में सेट किया नहीं। हमारे सीयू के जितने भी टीचर हैं उन्होंने अभी तक नेट सैलरी के ऊपर सवाल बनाया नहीं है। हो सकता है कल बना दे। तो नेट सैलरी अगर दिया रहे तो बेटा याद रखना उसको बेसिक सैलरी में लाने के लिए जितना चीज़ उसमें लेस है उसको ऐड कर देना। जनरली बेटा बेसिकली 3 चीज़ ऐड हो जाती है, एक TDS, दूसरा बेटा रिपेमेंट ऑफ लोन और तीसरा ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF। ये तीनों चीज़ें ऐड हो जाती है। इसके अलावा भी अगर कुछ माइनस है तो वो भी ऐड हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रखना, बेसिक सैलरी के अंदर कोई अलावेंस नहीं इंक्लूड हो। अगर सैलरी के अंदर कोई अलावेंस इंक्लूड हो तो सैलरी से लेस करके उसको अलग कर देना, क्योंकि अलावेंस अलग से दिखाया जाता है। अभी तक ऐसा सवाल आया नहीं है कि सैलरी के अंदर इंक्लूड है DA, इंक्लूड है HRA, इंक्लूड है मेडिकल अलावेंस। अगर सैलरी के अंदर ये सब इंक्लूड है तो सैलरी से उसको लेस करके अलग से दिखा देना अलावेंस के हेड में। इसके बाद हम लोग चलते हैं तो हम लोग के सामने आता है बेटा DA 2 तरह से होते हैं, फिक्स और नॉट फिक्स। फिक्स DA का मतलब होता है रिटायरमेंट बेनिफिट और नॉट फिक्स का मतलब होता है बेटा नॉन रिटायरमेंट बेनिफिट। तो DA हम दोनों ही लेंगे, फिक्स वाला भी लेंगे और नॉट फिक्स दोनों DA लेंगे। सैलरी में दोनों DA लेंगे, लेकिन सैलरी में कभी कभी हमें वर्किंग करना पड़ता है RPF के लिए, HRA के लिए, इसके अलावा RPF, HRA। ये सभी चीज़ें वहाँ पड़ी के लिए वर्किंग करनी पड़ती है। तो उस वक्त जो DA लोगे वो फिक्स DA लोगे और वो DA हमेशा फिक्स ही लोगे रिटायरमेंट बेनिफिट। अगर एग्जामिनेशन में अगर हो आप और DA दिया हुआ कुछ नहीं बोल रहा तो उसको हमेशा फिक्स DA मान लेना और बेटा प्लीज़ वर्किंग करते वक्त उसको ऐड कर देना। तो DA के ऊपर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। DA जब भी दिया रहे तो आप DA टोटल लोगे और अगर फिक्स और नॉट फिक्स से टोटल लोगे, वर्किंग में जब भी लोगे फिक्स DA रिटायरमेंट बेनिफिट। इसके बाद है बोनस नॉर्मली दिया रहेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे बोनस आप ले लो। इसके बाद आएगा आपका कमीशन भी ले लो। इसके बाद आएगा लीव सैलरी आया वो भी ले लो। इसके बाद है बेटा RPF, प्रोविडेंट फंड जो है उसको हमेशा आप ध्यान रखोगे कि जो प्रोविडेंट फंड है वो हमेशा RPF होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट। तो हमेशा लोगे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जब भी लोगे तो याद रखना
एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लोगे, एग्जाम में दोनों देगा, एम्प्लॉय भी देगा, एम्प्लॉयर भी देगा। हमेशा एम्प्लॉय का लोगे, हमेशा एम्प्लॉयर का लोगे, एम्प्लॉय का नहीं लोगे। और उसमें याद रखना 12% तक छूट है, तो 12% से ऊपर होगा तभी लेना। जैसे मान लो 13% है तो 1% लेना, 15 है तो 3% लेना। और लैंग्वेज लिखना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF इन एक्सेस ऑफ 12%। इसके बाद आती है इंटरेस्ट क्रेडिट टू RPF। इंटरेस्ट क्रेडिट टू RPF जो है उसके ऊपर ध्यान रखना 9.5% तक छूट है। अगर इंटरेस्ट क्रेडिट टू RPF दिया हुआ है तो याद रखना, अगर 10% है तो 0.5 लेना, और 11% है तो 1.5 लेना, 13 है तो 3.5 लेना। अगर 9.5% से नीचे है तो नील कर देना। इसके बाद है बच्चों हम लोग के सामने अलावेंस। बच्चों जितने भी अलावेंस आती है वो सभी अलावेंस आप ले लो, वो सभी अलावेंस ले लो बच्चों, वो तमाम अलावेंस ले लो। लेकिन कुछ अलावेंस ऐसी है जिसके बारे में हम बातचीत करना चाहेंगे। और फिर सबसे पहला अलावेंस जो है बच्चों वो है आपका जाकर चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस। चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस में बच्चों बोला गया है कि सबसे पहली बात है जितना भी बच्चा का रिसीव हो ले लो, लेकिन छूट देना बच्चों हमेशा 100 रुपया करके 2 बच्चे तक। 2 बच्चा मैक्सिमम है। अगर 4 बच्चे का मिल रहा तो रिसीव 4 बच्चे का करो, छूट 2 बच्चे का दो। अगर आप रिसीव कर रहे हो 1 बच्चे का तो छूट 1 बच्चे का दो। अगर बच्चा नहीं है, एम्प्लॉय अनमैरिड है, उनका बच्चा नहीं है, तो फुली टैक्सेबल छूट नहीं मिलेगा, फुली टैक्सेबल। पॉइंट नंबर 2, बच्चे की बात अगर कर रहे हो तो यहाँ कौन बच्चा आ सकता है? यहाँ आ सकता है अपना चाइल्ड, यहाँ आ सकता है बेटा एडॉप्टेड चाइल्ड, यहाँ आ सकता है स्टेप चाइल्ड। लेकिन ग्रैंड चाइल्ड नहीं आ सकता, ग्रैंडसन नहीं आ सकता, नाती पोता नहीं आ सकता। अगर नाती पोता है तो बेटा आप प्लीज़ फुली टैक्सेबल कर देना, छूट मत देना। हॉस्टल में चलो, हॉस्टल में बेटा वही सेम लैंग्वेज है, सेम कंडीशन है, 300 रुपया करके छूट है बेटा 2 बच्चे का। बच्चा 1 है तो 1 बच्चे का छूट दो, और अगर बच्चा नहीं है तो छूट नहीं दो। इसके बाद है बच्चों हम लोग के सामने कार अलावेंस, कन्वीनियंस अलावेंस, ट्रैवलिंग अलावेंस। ये जब भी दिया रहे बच्चों तो आप हमेशा इसमें से लेस करोगे एक्सपेंडिचर फॉर ऑफिस पर्पज। अगर आप सवाल बना रहे हो और एक्सपेंडिचर फॉर ऑफिस पर्पज नहीं दिया हुआ तो आप मान लेना कि जितना रिसीव हुआ है उतना ही खर्चा हुआ है, उतना ही लिख के नील कर देना। एग्जाम्पल के तौर पे कार अलावेंस है या ट्रैवलिंग अलावेंस है 10,000, बगल में खर्चा नहीं है तो हम लेस कर देंगे एक्सपेंडिचर फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस बोल करके 10,000। इसके बाद हम लोग के सामने बच्चा HRA है, हाउस रेंट अलावेंस। हाउस रेंट अलावेंस का हम लोग वर्किंग में जाके कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन बेटा हाउस रेंट अलावेंस का छूट तभी मिलेगा जब बेटा एम्प्लॉय रेंट पे करेगा। अगर एम्प्लॉय टेनेंट नहीं है, एम्प्लॉय अपने घर में रहता है, तब छूट नहीं मिलेगा, तब हम डायरेक्टली सैलरी में उसको ले लेंगे। लेकिन जब वर्किंग करेंगे बच्चा तो याद रखोगे बच्चा, जब वर्किंग करने जाएंगे तो ध्यान रखना रेंट मस्ट बी पेड बाय एम्प्लॉय। तो वहाँ 3 कंडीशन है एग्जम्पशन का। नंबर 1 एक्चुअल HRA रिसीव, नंबर 2 रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी, और नंबर 3 50 या 40% ऑफ सैलरी। बच्चा एक बात याद रखना, 50% तभी लोगे घर जब मेट्रो सिटी में होगा, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। अदर देन दिस सिटी हमेशा 40% लोगे। एग्जामिनेशन में नहीं दिया है तो 50% लोगे, और मान लोगे कि यह मेट्रो सिटी में है। यहाँ सैलरी का मतलब 3 चीज़ें, बेसिक, DA और कमीशन। बेसिक, DA और कमीशन। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं परक्विजिट की तरफ। बच्चों सबसे पहली बात है वो तमाम परक्विजिट जो सवाल में दिया रहेगा तो वो टैक्स फ्री है, उसको नहीं लेना है। वो परक्विजिट आपको याद रखना है, वही परक्विजिट इम्पॉर्टेंस है। सबसे पहला जो परक्विजिट है बेटा ध्यान से सुनना, वो है मेडिकल फैसिलिटीज़। मेडिकल फैसिलिटीज़ फुली बेटा नॉन टैक्सेबल है, यानी कि अगर दिया है तो नील कर दो, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंस बातें ध्यान से सुनना। सबसे पहला बात है कंपनी अगर मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है तो ये देखना कि जो पेशेंट है, जो एम्प्लॉय है, वो जो
ट्रीटमेंट करवा रहा, इलाज करवा रहा, क्या वो कंपनी के हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा? अगर वो कंपनी के हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा है तो फुली टैक्स फ्री, नील कर दो। अगर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है तब भी पूरा नील कर दो। लेकिन इसके अलावा अगर वो प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज करवा रहा, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा, तो बेटा और कंपनी पूरा खर्चा दे रहा है, तो याद रखना बेटा वहाँ पर हमेशा ये फुली टैक्सेबल होगा, तब ये टैक्स फ्री नहीं होगा। प्लीज़ बेटा मेडिकल फैसिलिटीज़ को याद कर लो, मैं याद कराता हूँ। चलो सबसे सिंपल में एक ही रूल में ख़त्म कर देता हूँ, मेडिकल फैसिलिटी को आप नील कर दो, चलो ठीक है। लेकिन बेटा ये टैक्सेबल हो जाएगा पूरा अमाउंट कब? जब बेटा इलाज कराया जा रहा है प्राइवेट नर्सिंग होम में, या तो बेटा इलाज कराया जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, तब बेटा इसको परक्विजिट में लेना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो जब भी आए बेटा मेडिकल, जब कभी भी आए एम्प्लॉय बेचारा मेडिकल के ऊपर खर्चा किया तो चेक करो हॉस्पिटल किसका था, एम्प्लॉय कंपनी का है तो पूरा नील, टैक्स फ्री। अगर सरकारी हॉस्पिटल है तब भी टैक्स फ्री। लेकिन अगर बेटा प्राइवेट नर्सिंग होम है या बेटा आपका जाके प्राइवेट हॉस्पिटल है तो फुली टैक्सेबल। इसके बाद सेकंड पॉइंट है बच्चा, वो है फ्री यूज ऑफ लैपटॉप, टेलीफोन और मोबाइल। कंपनी आपको मोबाइल, टेलीफोन, लैपटॉप की सुविधा अगर कंपनी दे रहा है तो याद रखना बेटा वो टैक्स फ्री है, नील कर देना। फ्री यूज ऑफ लैपटॉप, फ्री यूज ऑफ कंप्यूटर, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल, नेट का बिल, प्रीपेड, पोस्ट पेड, कंपनी कोई भी चीज़ खर्चा कर रहा है टैक्स फ्री। पॉइंट नंबर चौथा जो इम्पोर्टेंस है और वो है फ्री लंच एंड डिनर ड्यूरिंग द वर्किंग आवर। कंपनी आपको फ्री में लंच और डिनर दे रहा है, वो भी टैक्स फ्री है। कंपनी आपको लीव ट्रेवल फैसिलिटी दे रहा है, वो भी परक्विजिट में नील है। इसके अलावा बेटा कंपनी अगर आपको बेटा गिफ्ट दे रहा है तो गिफ्ट में 5,000 रुपया तक छूट है। 5,000 रुपया काट के तब लेना। और गिफ्ट हमेशा देगा बेटा आपके काम से खुश होकर। कभी कभी सैलरी में एक ऐसा वर्ड देता जो पकड़ नहीं पाते, लेकिन वो गिफ्ट है। गिफ्ट का वर्ड वह प्रेजेंटेड रहेगा। कंपनी प्रेजेंटेड हिम अ लैपटॉप, कंपनी प्रेजेंट हिम मोबाइल, कंपनी प्रेजेंट हिम कंप्यूटर। यहाँ लगा बोलेगा टैक्स फ्री है, नहीं, यहाँ कंपनी उसको फ्री में यूज नहीं दे रहा, गिफ्ट के तौर पे दे रहा। तो जितना भी सामान कंपनी गिफ्ट के तौर पे देगा उसमें 5,000 तक का छूट है। अगर 15,000 दे रहा तो 10,000 लेना, अगर 20,000 दे रहा तो 15,000 लेना, और अगर 30,000 दे रहा तो 25,000 लेना, 5,000 काट लेना। इसके बाद आते हैं बेटा लोन। कंपनी अगर एम्प्लॉय को लोन दे रहा है तो 20,000 तक वो टैक्स फ्री है। 20,000 तक लोन में कोई काम नहीं करो, नील कर दो। लेकिन अगर कंपनी आपको लोन दे रहा है और अगर वो 20,000 से ज़्यादा है तो पूरा लोन के ऊपर इंटरेस्ट निकालो, और वह इंटरेस्ट निकालते वक्त रेट पकड़ना SBI का और कंपनी का रेट, दोनों के बीच का जो डिफरेंट होगा उसी को लेना। इसके अलावा बेटा डेट हमेशा उसमें दिया रहेगा, डेट के हिसाब से काम करना। पॉइंट नंबर 4 जो सबसे इम्पोर्टेंस है, कभी कभी लोन ऐसा भी आता है कि 20,000 से ज़्यादा है फिर भी हम नील कर देते हैं। वो स्पेशल कंडीशन है। जब लोन अगर लिया जाता है, जब एम्प्लॉय लोन लेता है कंपनी से, और लोन का एक मकसद होता है बेटा मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर क्रिटिकल डिसीज़, और क्रिटिकल डिसीज़ के लिए अगर वो लोन लेता है तब वो 20,000 हो या 20,000 से ज़्यादा हो, वो टैक्स फ्री है, उसको नहीं लेना है। उसको नहीं लेना है। इसके बाद बेटा हम लोग का एक और इम्पोर्टेंस है, कभी कभी कंपनी परक्विजिट के ऊपर टैक्स पे करती है। ये जनरल में 2 बार आ चुका है, ऑनर्स पे अभी तक नहीं दिया है। जब कंपनी परक्विजिट के ऊपर टैक्स पे करती है तो वो परक्विजिट का हिस्सा नहीं होगा, वो टैक्स फ्री है।
सवाल में इसे देगा, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन परक्विजिट। किसी भी परक्विजिट के ऊपर अगर एम्प्लॉयर टैक्स पे करता है तो वो टैक्स फ्री है, उसे नहीं लेना है। इसके बाद बेटा, इसके बाद जब हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो हम लोग के सामने आएगा परक्विजिट टैक्सेबल इन हैंड ऑफ ऑल एम्प्लॉय। और ऑल एम्प्लॉय के ऊपर हम क्लास में आपसे बात किए थे, सेक्शन 17(2) रोमन 1, जिसमें है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन के 2 पार्ट हैं, फर्निश और अनफर्निश। फार्मूला आप इसका ऊपर देख लेना। उसके बाद सेकेंड पार्ट है बेटा, और वो पार्ट आपको मैंने बताया था, वो है आपका जाके अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट। अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट का मतलब है कि कंपनी आपको घर दे रहा लेकिन आपसे रेंट ले रहा। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा बड़ा छोटा करके बेटा। पॉइंट नंबर 3 बेटा हम लोग के सामने है 17(2)(4). 17(2)(4) में बोला गया बेटा, एम्प्लॉय का जितना खर्चा है वो सब एम्प्लॉय को पे करना है, कंपनी को नहीं। योर ऑब्लिगेशन मेड बाय एम्प्लॉयर। मान लो सब कुछ बिल मेरे नाम पर है लेकिन पैसा कंपनी चुका रहा, तो 17(2)(4) क्लब बिल, इलेक्ट्रिक बिल, गैस बिल, डोमेस्टिक बिल, सर्वेंट बिल, ये तमाम बिल मेरा है और मैं दे भी चुका हूँ। पैसा किससे मांग रहा हूँ? कंपनी से। 17(2)(4) मेरा प्रोफेशनल टैक्स है, मैं प्रोफेशनल टैक्स दिया लेकिन पैसा कौन दे रहा? कंपनी। 17(2)(4). 17(2)(5) लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। याद रखना, LIC। कंपनी अगर एम्प्लॉय का LIC कराता है तो 17(2)(5) में दे देना, लेकिन अगर एम्प्लॉय खुद LIC कराया है तो उसकी जिम्मेदारी है इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने की, लेकिन कंपनी पे कर रहा तो 17(2)(4). LIC 17(2)(4) और 5 दोनों डिपार्टमेंट में दे सकते हो। जब 5 में दोगे तो याद रखोगे कंपनी कराया है पॉलिसी, और अगर 4 में दे रहे हो तो पॉलिसी वर्कर कराया है और पैसा कंपनी दे रहा। इसके अलावा 17(2)(6) है। 17(2)(6) में अलॉटमेंट ऑफ शेयर है। कंपनी अगर आपको शेयर दे रहा है और वो शेयर मार्केट प्राइस से कम दे रहा है तो 17(2)(6). अगर कंपनी शेयर दे रहा 1000 रुपया, कंपनी 1000 शेयर दे रहा 20 रुपया में और मार्केट 25 है तो 5 रुपया फायदा उसको लेना। उसके बाद है बेटा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को 2 फैसिलिटी है, डोमेस्टिक और कार फैसिलिटी। डोमेस्टिक और कार फैसिलिटी, डोमेस्टिक फैसिलिटी में आ जाएंगे सर्वेंट, होम सर्वेंट, कुक, स्वीपर, गार्डनर। लेकिन ये तमाम चीज़ें याद रखो 4 में भी जाता है, लेकिन 3 में जब ये रहेगा तो सब कुछ कंपनी का है, तो 3 में। अगर ये वर्कर के फेवर में है, मतलब वर्कर खुद रखा है, तो 4 कर देना। इसके बाद है मोटर कार फैसिलिटी। मोटर कार फैसिलिटी में बेटा, और इसमें मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। मोटर कार फैसिलिटी में याद रखना सबसे पहले बेटा, कार का पर्पज़। अगर कार चल रहा ऑफिस यूज के लिए तो टैक्स फ्री नील कर दो। कार अगर चल रहा पर्सनल पर्पज़ के लिए, कार अगर पर्सनल पर्पज़ के लिए चल रहा है तो बेटा वो परक्विजिट में आएगा। और वो आएगा तो इस तरीके से आएगा बेटा कि कार का रिपेयर मेंटेनेंस लोगे और उसमें 10% डिप्रिसिएशन भी लोगे। अगर कार दोनों में चल रहा है, ऑफिस में भी चल रहा और पर्सनल में भी चल रहा, तो वहाँ कार का खर्चा कौन कर रहा है वो देखना है। अगर कार का खर्चा कर रहा है आपका कंपनी तो वहाँ लिमिट देना 1800-2400, लेकिन अगर कार का खर्चा एम्प्लॉय कर रहा है तो वहाँ लिमिट देना 600 और 900। ड्राइवर सबके साथ फिक्स है 900 करके, लेकिन अगर कंपनी ड्राइवर नहीं दे रहा तो 900 मत देना। अगर कंपनी ड्राइवर दे रहा तो 900 लेना। क्वेश्चन साइलेंट है तो 900 लेना। अगर सवाल में लिख दिया कि गाड़ी वो खुद चला रहा है तब बेटा यहाँ पर आप 900 मत लेना। सेल्फ ड्राइव लिखेगा तो 900 मत लेना। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स परक्विजिट में हमेशा लोगे कब? जब एम्प्लॉयर पे करेगा तब। एम्प्लॉय पे करेगा तो नहीं लोगे। लेकिन 17(2)(3) है डिडक्शन का, उसमें टोटल लोगे, एम्प्लॉयर का भी लोगे और एम्प्लॉय का भी लोगे। याद रखना 3 में टोटल लेना है, एम्प्लॉयर का भी और एम्प्लॉय का भी। लेकिन परक्विजिट्स में जब लोगे, जब कंपनी पे करेगा तब। बाय बच्चों।